नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आरआरसी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें जो 8 और 9 सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ्स का एनालिसिस वीडियो लेकर आए हैं। हम सवालों को एक जिस तरीके का सवाल आया है सिर्फ वही नहीं करते, हम उसके आसपास की भी चीज़ें करते हुए चलते हैं ताकि अगर उससे मिलता जुलता भी सवाल आए तो हमारा गलत ना हो पाए। ठीक है, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे ना तो आपके 20 में से अगर आपने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा फिर भी 15 के आसपास सवाल सही हो रहे होंगे, क्योंकि सवाल डिजिट बदल के वही आ रहे हैं। ठीक है, तो हम आज देखते हैं कि हमारे 8 और 9 सितंबर में कैसे कैसे सवाल आए। सेम सही सवाल आ रहे हैं, कोई थर्ड फेज में परिवर्तन इतना बड़ा नहीं हुआ। पहला सवाल एक सिंप्लीफिकेशन के 3 सवाल आए हैं, लगभग इसी लेवल के हैं। पहला सवाल आपका ये कह रहा है, मैं सारे सवाल लिख कर लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट जैसे सवाल आगे भी बनने के चांसेस हैं। ठीक है सर, ये एक सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं, लेकिन सवाल के पैटर्न यही हैं। यही पैटर्न पे आपको डिजिट चेंज करके देखने को मिलेंगे अपने पेपर में। ठीक है सर, इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं सर 9, 13, 15 और जी 18। ठीक है सर, अब ये सवाल है, मैंने आपको डिजिटल सम बता रखा है। मैं इस सवाल को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, ना ही मुझ में इतनी ताकत कि मैं इतने बड़े सवाल को सॉल्व करता रहूं। मैं क्या करूंगा, मुझे डिजिटल सम आता है, मैं डिजिटल सम लगाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं ऑप्शन देखूंगा। जब मैंने ऑप्शन देखे तो मुझे पता लगा मेरे हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग है। इसका 9 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका भी 9 है, हर किसी का अलग है। सिर्फ 2 ऑप्शन ये सेम बन रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इस सवाल को अब सॉल्व करता हूं। देखो 8 और 2 10 डिजिटल सम, नीचे क्या बन गया 1। ऊपर डिजिटल सम देखूंगा तो 5 5 10, 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 का डिजिटल सम 2। जब 2 को 1 से भाग करूंगा तो यहां इतने का मेरा डीएस क्या बन गया सर 2, गुणा में एक्स डीएस है भैया। ठीक है सर, माइनस, अब इसका डीएस देखूंगा मैं 6 और 3 9 और 5 और 1 6 डीएस बराबर। अब मेरा इसका डीएस है 6 4 10 और 1 11 का डीएस 2। अब मेरे पास जो सवाल मेरा बन गया ना वो ये बन गया सर। ठीक है सर, ये सवाल बन गया और ये डीएस है, ये डिजिटल सम है, ये डीएस। अब मैं डीएस में सवाल बना रहा हूं। ठीक है, अब आप देखने की कोशिश करो भाई, मैं क्या एक्स की जगह क्या डीएस वाली संख्या रखूं, क्या डीएस रखूं जिससे मैं 6 घटा के 2 लेके आ पाऊं। तो मुझे समझ में आता है 4। जब मैं 4 दूनी 8 करूंगा, मेरी संख्या का डीएस अगर 8 आया, उसमें से मैं 6 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 2। ठीक, तो मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका डीएस क्या हो 4। मैंने ऑप्शन पे गया, एक 9 था, एक 13 था, एक 15 था और एक 18। मेरी एक ही ऐसी संख्या है जिसका डीएस क्या बन रहा है 4। यही मेरा आंसर है। देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस सवाल को डीएस से कर लिया। ठीक, तो इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन के सवाल बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं जब हम उन्हें डीएस से सॉल्व करते हैं। अब हम अगला सवाल देखेंगे, आप इसको रिपीट करके देख लेना, और अगर आपको डिजिटल सम नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चैनल विजिट करना, वहाँ मैंने पूरा डीएस अच्छे से बता रखा है। ठीक है सर, अच्छा अब अगला सवाल लेते हैं हम अपना। अगला सवाल हमारा पहले प्रॉफिट एंड लॉस के 3 से 4 सवाल हैं, वो देख लेते हैं। डिस्काउंट 4% मिल रहा है आपको, प्रॉफिट 20% है, सीपी आपको दे रखा है 120 और एमपी आपसे पूछा है क्या होगा सर। ठीक है, मार्केट प्राइस पूछा है, मतलब अंकित मूल्य पूछा है और क्रय मूल्य आपको दे रखा है। मैंने इससे जस्ट पहली वीडियो में आपको बहुत वाइड करके एक फॉर्मूला निकाल के दिखाया था, जो क्या था कि एमपी बटे सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस लाभ बटे 100 माइनस प्रॉफिट, सॉरी डिस्काउंट। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अगर आपने सारी क्लासों को छोड़ो, लास्ट वाली पिछली ही क्लास मेरी देखी होगी ना, तो 20 में से आप 12 से 13 सवाल बहुत आसानी से बना रहे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत अच्छे से वाइड करके चीज़ों को पढ़ते हैं। अब जैसे ये है, इस फॉर्मूले को मैंने वहां आपको खोल के पूरा बता दिया था कि कैसे ये आया। ठीक, अब हम इसमें डायरेक्ट मान रखेंगे भाई, मार्केट प्राइस बट्टे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस लाभ। भाई लाभ मुझे कितना हो रहा है 20%, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। ठीक है सर, अच्छा मुझे सीपी का क्या निकालना, सीपी के सामने 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट मेरा 4%, तो क्या आ गया 100 में से अगर मैं 4 को घटाऊंगा तो 96। ठीक है सर, तो अब ये आ गया, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। देखो 12 से ये 10 बार कट गया और 12 से ये 8 बार कट गया और कट के 5/4 इसका अनुपात आ गया। ठीक है सर, मुझे सीपी का मान दे रखा है, मतलब मुझे 4 का मान दे रखा है और मुझे मार्केट प्राइस 5 का मान चाहिए। ये जो हमें 120 दे रखा है सर, ये मेरी 4 का मान है और मुझे 5 का मान चाहिए। सिंपल, 4 दिया 12 और 5 दिया 15, 150 मेरा मार्केट प्राइस अंकित मूल्य आ गया। ठीक है सर, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत ईजी सवाल हैं। आप एक बार अब एक बार इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक है सर, अगला सवाल लेते हैं अब हम वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही सवाल है हमारा। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि आपका सीपी आपको दे रखा है सर 4500। ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 3000,
बहुत ईजी सा सवाल है। इसमें पूछा है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका प्रतिशत बताओ क्या है। प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बताना है क्या है। ठीक है सर, कितना इजी सा सवाल है भाई। क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि भाई आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। आप बताओ, आपने कोई चीज 4500 रुपए की खरीदी और 3000 रुपए की बेच दी, तो आपको लाभ होगा या हानि? आप कहोगे साहब मैं तो 1500 रुपए के नुकसान में गया हूं। कितने का? 1500 रुपए का मुझे नुकसान हुआ। 1500 का मुझे नुकसान हुआ, और नुकसान हमेशा या लाभ हमेशा किस चीज पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो मेरा क्रय मूल्य है 4500, तो मैंने यहाँ 4500 रख दिया और गुणा 100। जब मैं इसको भाग करूंगा 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3% का क्या आएगा सर? लॉस। ठीक है सर, ये चीजें बहुत ईजी हैं। अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं हमेशा जनरलाइज करते हुए चलूंगा, चीज़ों को छोटे से छोटा रखूंगा। अब जैसे ये था, मैं इसे रेशियो पे सॉल्व करता, मैं इसे ऐसे नहीं लिखता, मैं पता क्या लिखता, यहीं पर डायरेक्ट आंसर निकालता। मैं इसका रेशियो बना लेता, 0 से 0 2 जीरो खत्म, 15 या 45 और 15 दूनी 30। ठीक है, मेरा सवाल इतना बन गया कि मुझे 1 की हानि हुई है इस 3 पर, गुणा 100 बराबर 33 सही 1/3%। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतनी बड़ी डिजिट रखूंगा। ठीक है, मैं तो छोटे से छोटी चीज़ें को करके लेकर चलूंगा। ठीक, बाकी अगला सवाल देख लेते हैं हम। मुझे लगता है ये तो बहुत ईजी सा सवाल था, समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये सवाल भी पूछा गया है। अगला सवाल अब गोले से पूछा गया सर आपका। और आपको पता है कि जब भी गोले का सवाल हमने पिछली सीरीज में कंप्लीट किया है, हमने गोले के बारे में सारी चीज़ें जान के चले हैं। जैसे गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों मेरे गोले के एक ही होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का आपसे आयतन पूछ सकता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछ सकता है, वो हो सकता है साहब आपका 3 पाई आर स्क्वायर। सही है सर, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने। फॉर्मूले पे ही सवाल आ रहा है, मेंसुरेशन में और कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ फॉर्मूले। अब गोले पे हमारे जो सवाल आया है वो ये कहता है कि गोले का आयतन, एक गोला ये है B1 वाला, एक गोला ये है, इनके आयतन जो आयतनों का अनुपात दे रखा है 125 27, इसका अनुपात दे रखा है मुझसे पूछा है कि क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि पूरा संपूर्ण पृष्ठीय पहले वाले गोले का और संपूर्ण पृष्ठीय दूसरे वाले का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से समझते हैं, इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को लेके चलेंगे। कैसे? हम देखेंगे पहले कि हमारा ये कैसे आया। मैंने इनके ना V के मान रख के देखे। V1 का अगर मैं मान रखूंगा वहां पर, तो 4/3 पाई R1 की क्यूब आ रहा होगा। ठीक, जब मैं V2 की, क्योंकि देखो त्रिज्याएं अलग अलग होंगी इनकी, है ना, इसकी V1 की मैंने R1 रख ली, V2 की मैं R2 रख लूंगा। गोला है तो आयतन तो इसका यही होगा फॉर्मूला, ये 2 हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है सर, अब आपने क्या देखा कि यार मेरा ये जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया। ठीक है, तो मैंने यहां से ये देखा कि मेरी जो क्यूब आती है ना, R1 की क्यूब बट्टे R2 की क्यूब बराबर 125/27 मेरी आ गई। अरे ये हम पे हमें आयतन दे रखा था, लेकिन अगर हमने यहां सॉल्व करके देखा तो ये तो हमारी त्रिज्याओं का अनुपात बन गया, त्रिज्याओं की भी क्यूब का। तो अब मैं इसको सॉल्व करके इसकी त्रिज्या निकाल लूंगा। R1/R2 जब मैंने निकालने की कोशिश करी, जब इसकी क्यूब लूंगा, इसका क्यूब रूट लूंगा 125 का, तो क्या आएगा 5। 5 की क्यूब भी तो 125 होता है, और 27 का घनमूल क्या होगा 3, तो 5/3। R1 और R2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5/3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। मैंने टोटल सरफेस एरिया जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है मेरे गोले का, ये। तो पहले मैं क्या करूंगा, पाई R1 का स्क्वायर रखूंगा, नीचे 4 पाई R2 का स्क्वायर रखूंगा। मैंने देखा ये और ये मेरा कट गया। जो मेरी त्रिज्या R1 है उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो 5 पंजे 25 बटे R2 का स्क्वायर कर दूंगा, 3 तिया 9। ये मेरा इनका अनुपात आ गया सीधे सीधे। ठीक है सर, कितना इजी सा सवाल था, ये मैंने आपको कितना बड़ा करके समझा दिया। अब इसका शॉर्टेस्ट वे देखते हैं हम। शॉर्टेस्ट वे क्या मतलब, यही चीजें हैं जो हमें करनी है, और उसके शॉर्ट वे में कैसे करना है मैं बताता हूं। हमें कभी भी इतना बड़ा सवाल लिख के करना ही नहीं है। ये हमें क्या करना है, हमने देखा कि आयतन 1 और आयतन 2 का अनुपात मुझे 125/27 दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसी को पकड़ूंगा और इसको मैं मानूंगा कि भाई देखो बाकी चीजें तो कट गई होंगी, क्या रहा होगा R1 की क्यूब बट्टे R2 की क्यूब, यही तो मेरा रह गया होगा। अब मैं क्यूब हटा दूंगा ना, और इसका वो ले लूंगा, क्या बोलता है उसको, घनमूल, तो मेरा 5/3 आ गया। ये मेरी त्रिज्याएं आ गई। जब मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो 4 पाई से 4 पाई तो कट जाएगा, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बचेगा, इसी का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 3 तिया 9, यही मेरा आंसर आ गया। उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया ये। ठीक है, तो वो जो चीज थी वो मैंने आपको प्रॉपर बड़े तरीके से समझाई कि कैसे होता है। हमें सवाल इतना सा करना है सिर्फ। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम क्या है। अगले सवाल की ना डिजिट नहीं पता हमें, लेकिन वो हर शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूले याद करा दे रहा हूं। हमेशा याद रखना, मैंने आपको हमेशा
जितनी भी अभी सेट अभी तक कराए हैं सब में ये फॉर्मूला याद कराया है, और बेलन से एक सवाल आ ही रहा है, और सवाल भी कैसा आ रहा है, सिर्फ एक डिजिट रख के आंसर निकालने वाला फॉर्मूले में। ठीक, तो बेलन के क्या फॉर्मूला आ रहा है, एक तो बेलन का आयतन पूछा जा रहा है जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, एक बेलन का आपसे वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठ होता है इसका 2 पाई आर एच, और एक बेलन का आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं, बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ। आपसे 8 और 9 सितंबर की सभी शिफ्टों में से हर शिफ्ट में 1-1, 2-2 सवाल इन चीज़ों से बने हैं, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आर और एच का मान दे रखा होगा, आपसे आयतन पूछा होगा या वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी बात है, आपको फॉर्मूले में मान रखना है, इसकी डिजिट्स पता नहीं चल पाई तो आप फॉर्मूला याद रखना, तुरंत उससे आंसर आपका निकल जाएगा। अच्छा, ये सवाल हर शिफ्ट में आ रहा है, आपको इसे समझना है। एक सवाल है 0.369 इसके ऊपर बार, ये सवाल आ रहे हैं। अब हम इन सवालों को ना वाइड करके समझ लेते हैं पहले कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अच्छा, मैंने एक सवाल लिया, मैंने कहा एक x है जिसका मान आपका 0.7 के ऊपर बार है, ये दे रखा है। ठीक, इस बार का मतलब पता है क्या होता है कि बार बार ये संख्या चली जाएगी। कैसे, x बराबर इसका मतलब होता है 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, ये होता है। ठीक है सर, अब मैंने क्या काम किया, इसको मैंने 10 से गुणा कर दिया। 10 से जब मैं गुणा करूंगा तो ये 10x हो जाएगा, 10 से जब मैं इधर गुणा करूंगा तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7.7777 ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें से मैं इसको घटा दूंगा, x को जब मैं घटाऊंगा जिसका मान 0.777 है, इस वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख लिया, जब मैंने इसको घटा दिया तो मुझे क्या मिला, 9x बराबर 7 में से 0 गया 7, फिर इस 7 में से 0.0000 आता रहेगा, तो मैंने सिर्फ 7 लिख लिया। यहाँ से जो मेरी वैल्यू आई x की वो आई 7/9, ये आ गया। ठीक है सर, अब इससे हमें, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, आगे से कभी भी बार दिया हुआ हो, अगर 0.a है उसके ऊपर बार है, उसका मतलब क्या होगा, a/9। ठीक है सर, सेम इसी तरीके से 0.ab अगर इन दोनों के ऊपर बार है तो क्या आएगा, ab/9 और 9, जितने के ऊपर बार होगा उतनी ही 9 आपके आने हैं। ये हमने कहां से सीखा, यहां से। ठीक है, जैसे 7 एक ही था तो उसके बाद में 1 ही 9 आया है। ठीक है, जितने के ऊपर बार होगा उतने नीचे 9 आ जाएंगे। अच्छा, अब और भी इसके सवाल बन जाते हैं, जैसे 0 पॉइंट आपका ए बी है, इस बी के ऊपर बार आपको दे दिया, फिर कैसे करेंगे हम इसको। अब ये सारे फॉर्मूले याद रखना, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो इनको वाइड करके पढ़ेंगे, और इसी तरीके से अब हम इसको देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, ए बी, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसको हम घटाएंगे, पहले हम पूरा ए बी लिख लेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है, जैसे ए के ऊपर बार नहीं है, उसे ए को हमने यहां घटा दिया। ठीक है, और फिर जितने के ऊपर बार है, देखो एक के ऊपर बार था तो 9 सिर्फ एक ही के ऊपर आया था, अब इसमें कितने के ऊपर बार है, एक के ऊपर, तो एक तो 9 बन गया, बाकी जो होंगे वो 0 बन जाएंगे। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक, अगर 0.abc आ गया, मैंने पूछा इन तीनों के ऊपर बार है, तो आप क्या करोगे कि abc बटे 9 9 9, 3 के ऊपर बार है, 3 9 आ गए। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछ ले 0.abc और bc के ऊपर बार दे दे, तो आप क्या करोगे, आप तो पहले तो abc पूरा लिखोगे, फिर इनमें से वो संख्या घटाओगे जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, a के ऊपर बार नहीं है, a घटा दिया। अब बताओ 2 के ऊपर बार था तो 2 तो 9 आ गए, और जिसके ऊपर बार नहीं था उसको मैंने 0 लिख लिया। ठीक है सर, तो अब ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना सारे फॉर्मूलों को। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं इसको, चीजों को हमने समझ भी लिया, अब हम धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। अब इस सवाल को जैसे हमें सॉल्व करना है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो एक ही के ऊपर बार है, पहले तो हम 3 6 9 पूरा लिखेंगे, फिर उनमें से उस संख्या को घटा देंगे जिनके ऊपर बार नहीं है, बार किनके ऊपर नहीं है, 3 9 के, ये मैंने घटा दिया, बटे जितने के ऊपर बार है उतने तो मैं 9 लिख दूंगा भाई, एक ही बार के ऊपर 9 है, बाकी ये क्या बन जाएंगे दोनों 0। ठीक, कोई दिक्कत। अब इसमें से जब मैंने इसको घटाया तो मेरा ये 9 नहीं होगा, क्योंकि हमें 3 6 घटाना है, तो 3 6 होगा। ठीक है सर, तो ये आ गया 3 3 और 3 बटे 900। ठीक है, मैंने 9 से इसको काटा 100 बार, इसको 9 से काटूंगा तो 9 3 27 और 9 7 63। अब 2 हैं, दशमलव लग जाएगा यहाँ, 0.37 मेरा क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है सर, बहुत ईजी से सवाल है, आपको मजा आ रहा होगा इन सवालों को करने में। इतना सा सवाल था लेकिन हमने सारी चीजें जान ली। अब अगर किसी भी तरीके का सवाल इससे रिलेटेड बनेगा आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। भाई 2/5 भाग का मतलब क्या हुआ, ये 5 तो मेरा टोटल वर्क होगा, लेकिन कार्य हमारा एक कर कितना रहा है, 2। अब जब 2 कार्य है, मेरा ए 6 दिन में कर रहा है,
तो मैं इसको काटूंगा तो एक कार्य कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। मैंने काट दिया। और मुझे निकालने कितने, टोटल मेरा कार्य कितना है 5, तो भाई मैंने इधर भी 5 से गुणा कर दिया, इधर भी। तो मतलब कि मेरा पूरा 5 कार्य है ये 5 या 15 दिन में कर लेगा। अब यहां से मैंने एक चीज जनरलाइज करी कि ए मेरा एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। सेम बी दे रखा है, बी किसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। बी किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में, 10 में। 3 मेरा टोटल कार्य है और ए उसका कितना भाग कर रहा है, 1 भाग 10 दिन में। मेरा बी 1 भाग किसी कार्य का 10 दिन में कर रहा है। मुझे कितने भाग करवाने हैं, टोटल 3 भाग। तो मैंने इधर भी 3 से गुणा कर दी, इधर भी। तो 3 मेरा टोटल वो 30 दिन में करेगा। तो अब यहां से मुझे पता लग गया कि बी एक कार्य को टोटल कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में। हमने टाइम एंड वर्क का चैप्टर वाइज बैच शुरू कर रखा है। बहुत अच्छे तरीके से हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क को। अगर आपने वो वीडियोस देख ली, आपका टाइम एंड वर्क का सवाल कितना भी अच्छा आ जाए, आपका बच नहीं सकता। आप बहुत जल्दी से उसे सॉल्व कर लेंगे। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसमें देख लेना। आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा, एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क बना लिया। 5 से ये कटेगा 2 बार, 30 से 1 बार। ये क्या आ गई, ये था समय, ये आ गई क्षमता, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य का 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे। टोटल कार्य मेरा कितना है, 30। मुझे कार्य कितना कराना है इसका, 4/5। तो ये आ गया 6 चौक 24। भाई 24 तो मुझे कार्य कराना है दोनों से मिलाकर। दोनों की क्षमता मैंने मिला दी, 2 और 1 3। तो ये कितने दिन में कर देंगे, 8 डेज में, ठीक है सर। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला भी टाइम एंड वर्क से ही आया है सवाल। डिजिट्स वेरी कर सकती हैं, सवाल यही पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल पाइप एंड टंकी से आया है, जिसमें आपको दे रखा है कि पी एक पाइप को 15 घंटे में भर सकता है, क्यू उसी टंकी को 20 दिन में भर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में भरेंगे, दोनों मिलकर कितने देर में, मतलब कितने घंटों में भर देंगे। बस टोटल कार्य बनाना है। टोटल कार्य मैं बनाऊंगा तो मेरा 60 एलसीएम आ जाएगा। ये मेरी टंकी की धारिता है कि भाई इतनी टंकी को मुझे भरना है। ये कार्य है, ये समय है। जब कार्य को समय से भाग करता हूं तो मेरी क्षमता आती है। 15 से मैंने 60 को भाग किया तो 4 आ गई मेरी क्षमता। 20 से 60 को भाग किया तो मेरी 3 आ गई क्षमता। मेरी दोनों की क्षमताएं आ गई, 4 और 3 प्लस 7। मेरा कार्य है 60। कराना कितनी क्षमताओं से है, दोनों से मिलकर 7 से कराना है। तो ये मेरा आंसर आ गया। 6 8 सही, 7 4 8 में ये टंकी को दोनों साथ चल के भर देंगे। इतना सा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है, और हर वीडियो में मैं आपको थर्ड प्रोपोर्शन का जब सवाल आता है या फोर्थ प्रोपोर्शन का, मैं सब चीज़ें बताता हूँ। 0.9 और 3.6 का तृतीय समानुपाती बताना है, ठीक है सर। तृतीय समानुपाती, पहले हम समानुपाती के बारे में जान लेते हैं, चीज़ें क्या होती हैं। समानुपाती जैसे ए बी और ये एक्स इसका तृतीय समानुपाती है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप समझ लीजिए। मैं आपको हर बार सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान रखना। और आपको क्या करना है, आपको बस सिर्फ इसका फॉर्मेशन याद रखना है, ठीक है। ये x मेरा तृतीय समानुपाती है। x इधर भाग में इधर जाकर गुणा में चला गया, b इधर भाग में इधर गुणा में, तो ये हो गया b²/a। ये होता है मेरा तृतीय समानुपाती। मैं सिंपल सा इसमें मान रख दूंगा कि मेरा तृतीय समानुपाती x जो होगा उसका मान होगा b² का मतलब 3.6 गुणा 3.6, दोनों का स्क्वायर हो गया, बटे a की वैल्यू है मेरी 0.9। इस पॉइंट से पॉइंट कटा, ये आ गया 9 से 4 बार, और 36 चौक होता है ये 1 के बाद 14.4 मेरा इस सवाल का आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तृतीय समानुपाती मुझसे पूछ लिया, अब हो सकता है चतुर्थ समानुपाती पूछ ले, जैसे ए बी सी, ये x इसका चतुर्थ समानुपाती हो गया। तो मैं कैसे निकालूंगा, a/b बराबर c/x, x उधर पहुंच जाएगा, b इधर पहुंच जाएगा, bc/a। ये चतुर्थ समानुपाती हो गया। तो हमें सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ये फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, ऐसे करके निकलता है। तृतीय समानुपाती पूछेगा तो ये, चतुर्थ समानुपाती पूछेगा तो ये। एक चीज और आपसे पूछ सकता है, वो होता है मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती क्या होता है आपका, √ab। अगर आपसे मध्य समानुपाती पूछ रहा है तो x बराबर होगा √ab। a और b आपको दे रखे होंगे, मध्य समानुपाती पूछा होगा तो वो ये आ रहा होगा, ठीक है सर। आई होप चीज़ें आपको ये भी समझ में आ गई होंगी। अब एक काम करते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे से देखो, तृतीय समानुपाती चतुर्थ समानुपाती कुछ भी पूछा जा रहा है, हमने सारी चीज़ें जान ली। कुछ भी आएगा तो आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल सर कह रहा है कि a + b का मान आपको दे रखा है सब 24, और a और b का रेशियो मुझे दे रखा है 7:5। तो मुझसे पूछा है b का मान क्या है। कितना इजी सा सवाल है भाई। अनुपात में तुम्हारा योग कितना है, 12, और एक्चुअली में योग कितना है, 24। तो ये जो 24 है ये मेरा कितने का मान है, 12 का। मुझसे b की वैल्यू पूछी है, अनुपात के 5 का मान पूछा है, तो 5 दूनी 10 इस सवाल का आंसर आ गया। इतना छोटा सा सवाल था, आपने कर ही लिया होगा आई होप। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल द्विघात समीकरण से है। द्विघात समीकरण से पहले फेज में, दूसरे फेज में और तीसरे फेज में, हर फेज में सवाल आया है। मैं द्विघात समीकरण आपको हर बार
जब भी इसका सवाल आता है बहुत अच्छे से सॉल्व कराता हूँ। इस बार भी मैं यही करने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छे से सारी द्विघात समीकरण में समझा दूंगा। और अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, द्विघात समीकरण का आपका सवाल गलत नहीं होगा। अच्छा, एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, ये मैंने खुद से बनाई है क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं किसी को भी क्या थी, लेकिन आपसे पूछा गया था मूलों का योग। मूलों का योग सर सेम टू सेम सवाल मैं आपको हर वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूँ कि मूलों का योग क्या होगा इस समीकरण के। इतने इजी से सवाल हैं कि आप अगर वीडियो देख जाएं तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना द्विघात समीकरण, वो होती है ये। ठीक है सर, अगर मुझसे मूलों का योग पूछा जाएगा वो होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर एक मूल अल्फा है एक मूल बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग है। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए, वो भी माइनस के। अगर आपसे मूलों का गुणनफल पूछ ले तो वो क्या होता है, सी अपॉन ए। ये तो दो चीजें हो गई जो जनरली आपसे पूछी जा सकती है। कितना सिंपल सा मूलों का योग फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल देते। अच्छा, अगर आपसे एडवांस लेवल में कोई चीज पूछेगा तो वो क्या हो सकती है, मैं बताता हूं आपको। जैसे आपसे पूछ लेगा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा की मान बताओ, तो आप क्या देखोगे कि अच्छा यार इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बट्टे अल्फा इंटू बीटा, यही तो पूछ रहा है अल्टीमेटली। भाई मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है, तो मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ये वाला, मुझे ए भी अल्फा बीटा का मान भी दे रखा है, ए प्लस बी इसका भी स्क्वायर कर दूंगा मैं, मुझे इसका मान निकल जाएगा इसका, और ए अल्फा इंटू बीटा का मान मुझे दे रखा है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, इसका मान बताओ भी क्या होगा, तो आप देखोगे इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इसका ही मान मुझसे पूछ लिया जा सकता है। देख रहे हो आप कितने सवाल आपसे बन सकते हैं सिर्फ इन दो चीज़ों से। ठीक, एक चीज़ आपको क्या है, आपसे कह दिया कि एक आपका कोई भी आपको मूल दे दिया कि भाई एक मूल आपका अल्फा है एक मूल बीटा है, इसकी मुझे तुम इक्वेशन बताओ, समीकरण बताओ। तो मूलों की समीकरण क्या होगी पता है, मैं आपको समीकरण भी बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये मेरी इक्वेशन होगी। अब जैसे आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ होगा, एक अल्फा का मान दिया होगा, बीटा का अल्फा प्लस बीटा कर दोगे तो यहाँ मूलों का योग रख दोगे, अल्फा इंटू बीटा कर दोगे तो यहाँ मूलों का गुणनफल रख दोगे, आप समीकरण बना दोगे। समीकरण के ऊपर भी सवाल आया। अब अपने सवाल की ओर चलते हैं। ये सारी चीजें हैं, इन पे ही सवाल आपके पूछे गए हैं अब तक और इन्हीं पर ही आगे पूछे जाएंगे। अब हमसे क्या पूछा गया है कि सर मूलों का योग बताओ। भाई मूलों का योग का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करूंगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैंने इसको कंपेयर किया, तो ए का मान मेरा क्या आया साहब 1, बी का मान मेरा क्या आया साहब -5 और सी का मान मेरा क्या आया 6। ठीक है सर, सी का मान 6 आ गया। मुझसे पूछा गया है मूलों का योग, तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, माइनस और बी का मान कितना दे रखा है -5 बटे ए का मान कितना दे रखा है सर 1। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 बटे 1 बराबर 5। इस सवाल का आंसर आ गया। कितने ईजी सा सवाल था, इतना सा सवाल था सर। अगर आप वीडियो देख के चले जाते, मेरी वीडियो देख के चले जाते, तो बिल्कुल आप गलत नहीं कर पाते। इसको आगे से ध्यान रखना, ठीक है सर। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा कह रहा है सर a प्लस 2b, बहुत ईजी सा सवाल है। a प्लस 2b बराबर 42 दे रखा है आपको, 2a प्लस b बराबर आपको 69 दे रखा है। आपसे a प्लस b बराबर पूछा है, कितना इजी सा सवाल है सर। मैं कह रहा हूँ आप सबको ऐड कर दो। आपने ऐड किया 3a प्लस 3b बराबर आपका आ गया 111। ठीक है, इनमें से 3 अगर कॉमन ले लोगे ना आप, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 111। इस 3 से इसको काट दोगे, 37 बार कट जाएगा, 37 इस सवाल का आंसर आ रहा होगा। कितना इजी सा सवाल पूछा गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है x प्लस वाई का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 39 इनकी एज का, x प्लस वाई प्लस जेड इनकी एवरेज एज दे रखी है आपको 54। ठीक है, तो आपसे पूछा, ये वर्तमान एजों का एवरेज दे रखा है। आपसे पूछा है 6 वर्ष बाद z की एज कितनी होगी, z की एज कितनी होगी। कोई कितना इजी सा सवाल है। आप यहाँ से x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालेंगे, 3 इधर गुणा में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 150। देखो गुणा करने का मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताऊँ। जब आपको 54 3 दे रखा है, आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे ना, तो अपने दिमाग में करनी है ये सब चीज़ें। 5 तिया 15, 150 और 4 तिया 12, 150 और 12 कितना हो गया 162। सिंपल, चीज़ों को बढ़ाना है, जितना दिमाग को चलाओगे उतना काम करेगा। अब x प्लस वाई का मान 78 है, मैंने x प्लस वाई का मान 78 यहाँ लग दिया, तो z का मान आ गया 162। यहाँ से z का मान जब मैं 78 इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा साहब
162 माइनस 78, ये वैल्यू आ गई मेरी 84। देखो आप 12 में से 8 गया 4 और फिर कितना बचा 15 में से 7 गया 8। जेड की वैल्यू आ गई इतनी, लेकिन ये वर्तमान वैल्यू है। मुझसे पूछिए कि 6 वर्ष बाद जेड की एज क्या होगी, मैं 6 इसमें और जोड़ दूंगा, 90 मेरा आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आई होप ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल ले लेते हैं हम। अगला ट्रिगो से आया सवाल आपका, ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आया है। क्या आया साहब, कॉस 40 बट्टे 1 प्लस साइन 40 प्लस 1 प्लस साइन 40 बट्टे कॉस 40, ये सवाल आया है। भाई साहब ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी है। ग्रुप डी में ना अब तक जो भी ट्रिग्नोमेट्री से सवाल पूछे गए वो सिर्फ इन चीज़ों पे पूछे गए हैं, पता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक पूछा गया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक पूछा गया है कॉसक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस इन 3 चीज़ों पे आपसे सवाल पूछे गए और उसमें भी सबसे ज़्यादा इस वाली आइडेंटिटी पे। ठीक है, अब ये सवाल हमारा कैसे होगा देख लेते हैं। देखो क्या करना है, मैंने इसका एलसीएम ले लेना है। मैंने एलसीएम लिया इसका, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ गया। इसे मैं और एक अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। थीटा की जगह यहाँ 40 दे रखा है, थीटा की जगह मैंने यहाँ पे 40 रख लिया। ठीक है सर, अच्छा क्या हुआ, अब मैंने क्या करा, जब एलसीएम लिया इससे ये कट गया, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस की घात स्क्वायर 40 प्लस ये क्या हो गया 1 प्लस साइन 40 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको खोलूंगा तो आपने देखा कि कॉस स्क्वायर 40 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 40, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ट्वाइस ऑफ 2ab साइन थीटा। अब देखते हैं, अब देखो 2 साइन थीटा आ गया है। ठीक है, बटे में मेरा क्या चल रहा है, कॉस, ये थीटा की जगह यार 40 है, मैं बार बार थीटा लिख दे रहा हूँ, कॉस 40 1 प्लस साइन 40। ठीक है सर, ये हो गया। अब आपने देखा ये कॉस 40 है, ये साइन 40 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया 1, ये आ गया 1 और 1 ये हो गया, ये हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बट्टे क्या हो गया कॉस थीटा की जगह ये 40 है यार, सॉरी 40। ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस साइन 40। आपने क्या देखा, जब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन 40 और नीचे क्या आ गया कॉस 40 और इंटू 1 प्लस साइन 40। ठीक है, यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, मेरा आ गया 2 बटे कॉस 40 और 2 बटे कॉस 40 का मतलब होता है 2 इंटू सेक 40, क्योंकि 1 बटा कॉस बराबर क्या होता है सेक। ठीक है, ये सवाल का आंसर है, लेकिन मुझे इस तरीके से सवाल नहीं करना है। मैं आपको इसका एक अच्छा मेथड बताता हूँ कैसे, बाई ऑप्शन उठाना है मुझे। अब मैं देखूंगा कि मैं इन सवालों को किस तरीके से करूंगा। मैं इसको 40 की जगह मैंने थीटा लिख लिया, अब मैं थीटा का वैल्यू रख दूंगा 0 डिग्री। भाई मेरे पास 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन 4 ऑप्शंस में थीटा का मान रख के देखूंगा कि कोई मेरे 2 ऑप्शन सेम तो नहीं बन रहे। जब सेम नहीं बन रहे होंगे फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। थीटा का मान मैंने 0 रख दिया, कॉस थीटा, कॉस 0 का मान होता है 1, साइन 0 का मान होता है 0, तो ये बना 1 नीचे से, यहाँ भी 1 बटे यहाँ भी 1, मेरा आ गया मान 2। अब मैं उस थीटा की वैल्यू 0 को ऑप्शंस में से रख के देखूंगा, एक ऑप्शन कोई सा ऐसा होगा जिसमें थीटा की वैल्यू 0 रखने पर मुझे 2 आंसर दे रहा होगा, वही मेरा आंसर होगा। मैं इस तरीके से सवालों को करूंगा। अच्छा, यदि आपको 2 ऑप्शन इस तरीके का सेम मिल जाए तो हमें क्या करना है पता है, तो हम करेंगे इसमें आराम से इस थीटा की जगह के 90 मान रख के देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। अब हम अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला सवाल हमारा कह रहा है, अरे यार ये सवाल मैंने आपको हर बार बताया, सवाल का नहीं पता क्या पूछा गया है, लेकिन इस चीज़ पे पूछा गया सवाल। ये मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, लास्ट हर वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताई हैं, मैं आज फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर ए और बी दे रखा है तो ए बराबर बी होता है, एकांतर कोण होते हैं ये। ठीक है सर, एकांतर कोण होते हैं, ये बराबर होते हैं। यदि आपको ये एंगल एक्स दे दे, ये एंगल वाई दे दे, पूछ ले, तो एक्स बराबर भी वाई होता है, ये होते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक है सर, अच्छा ये एंगल आपको अगर टी दे दे और ये बी दे दे तो बी और टी का मान होता है 180। ये हो गया एक चीज़, तो ये हो गई हमारी। ठीक, अच्छा 2 रेखाएं एक दूसरे को अगर आपस में काटें, इस तरीके से प्रतिच्छेद करें इस तरीके से, और ये एंगल ए है, ये बी है, तो ए बराबर होता है बी, ये होते हैं एकांतर अंतः कोण, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण, आपस सीधे कटने वाले। ठीक, अगर ये सी है और ये डी है तो एक तो ए बराबर बी हो गया, वो हो गया शीर्षाभिमुख कोण, ये भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे, सी बराबर डी होगा। और ये देखो आपको ये पूरा गोला है, ये मेरा जो यहाँ पे एक एंगल बनता है 180, इधर भी 180, तो ये पूरा 360 हो जाता है, तो ये भी मेरा पूरा क्या होगा 360। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा
360। इनमें से ए बी सी का मान देके आपसे डी का मान पूछ सकता है। मैं हर बार आपको बताता चलता हूँ, एक बार और मैंने रिवाइज करा दिया। इसके ऊपर कोई सवाल आया था, आप देख लेना क्या आया होगा। ठीक है सर, अगला सवाल देख लेते हैं हम। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि सर आपको 5,000 रुपये दे रखे हैं। ये सीआई और एसआई का मिक्स सवाल है जिसकी दर 12% पर एनम दे रखी है आपको। तो आपसे पूछा है कि 2 वर्ष का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का अंतर बताओ। ये आपसे सवाल पूछा है। तो आप देखो 5,000 रुपये मेरे पास मूलधन है, ठीक है सर, 12% की दर है। मैं देखूंगा कि मुझे 12% की दर से 1 वर्ष मतलब 2 वर्ष का पूछा है ना, 2 वर्ष का एसआई क्या होगा। तो मैंने कहा कि 12 वर्ष एक बार मिलेगा मुझे ब्याज 1 साल में, और 12% 2 साल में मिलेगा। ओवरऑल मुझे 24% ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं मुझे सीआई चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर क्या लगता है, ब्याज। तो अब मैं इस 12% की चक्रवृद्धि ब्याज की इफेक्टिव रेट निकालता हूं। तो 12 + 12 + 12 गुणा 12/100 बराबर 24। ये दोनों ऐड हो गए। इसको 12 बारी में 144 को जब मैं 100 से भाग करूंगा तो क्या आएगा 1.44 = 25.44। ठीक है, अब एक बात सोचो भाई, 24% ये था, 24 ही प्रतिशत ये है। जो अंतर बन रहा है मेरा यही तो बन रहा है, और अंतर ही मुझसे पूछा है। तो इसका मतलब मुझसे 1.44 का मान पूछा है। ये जो मेरा मान है 5,000, ये मेरे पास 100 का मान है। मुझसे मान कितने का पूछा है, 1.44 का। ठीक है, आई होप चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो ये हमारा हो जाएगा सर आपका 72। ठीक है सर, ये हमारा हो जाएगा 72। आप गुणा करके देख लो, 5 चौक 20 और पॉइंट लग जाएगा, 0 हो जाएगा उधर। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आपको चीज़ समझ आएंगी। तो हम जो ये करते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, हम ये इसी तरीके से करते हैं इफेक्टिव रेट से। बहुत आसानी से सेकंडों में आंसर हमारा आ जाता है। इसे हम डिजिटल सम से भी कर सकते थे। जैसा हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए होते ना, तो हम देखते देखो 4 4 8 और 1 9। 9 मेरा किसी भी संख्या से गुणा में आएगा तो मेरा हमेशा डिजिटल सम क्या बनेगा, 9। मैं देख लेता किस ऑप्शन का मेरा डिजिटल सम 9 है। तो 7 2 9, देखो यही मेरा आंसर आ रहा है। 72 कोई ऑप्शन होता जिसका डिजिटल सम 9 होता, यही मेरा आंसर होता। मैं सॉल्व भी नहीं करता इस सवाल को। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है, ये इजी सा सवाल है कि 30 मीटर प्रति सेकंड आपको एक ट्रेन की चाल दे रखी है। 270 मीटर लंबी ये ट्रेन है। एक पुल है जो आपको 180 मीटर लंबा दे रखा है। आपसे पूछा गया इस पुल को ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। मैंने आपको बताया जब कभी ट्रेन एक आदमी को पार करती है, पोल को पार करती है, खंबे को पार करती है, तो वो अपनी दूरी को पार करती है, अपनी दूरी चलती है, मतलब अपनी लंबाई को पार करती है। जब किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस पुल की लंबाई को भी पार करती है। तो मेरे पास टोटल दूरी जो हमारी ट्रेन को चलनी होगी वो कितनी हो जाएगी, 270 और 180 को ऐड करूंगा मैं, तो हो जाएगा हमारे पास 450 मीटर। ठीक है, मेरे पास चाल दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकंड। इसको मैं भाग कर दूंगा, मेरा 15 सेकंड में वो ट्रेन पुल को पार कर जाएगी। ठीक है सर, एक और सवाल पूछा गया था आपसे एवरेज स्पीड का, वो और कर ले रहे हैं। एवरेज स्पीड का सवाल भी हर पेपर में आ रहा है, वो लास्ट सवाल है हमारी क्लास का। ठीक है, एक आपको दे रखा है कि एक एक्स चाल आपको बतानी है, बाई चाल आपको दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज स्पीड आपको दे रखी है सर 20 मीटर पर सेकेंड। आपसे इस एक्स का मान पूछा है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, हमेशा जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो एवरेज स्पीड जो होती है वो x गुणा बाय 2 गुणा x गुणा बाय इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला। मैं इसमें मान रख दूंगा एवरेज स्पीड मुझे 20 दे रखी है। ठीक है, 2 गुणा एक्स का मान मुझे चाहिए, बाई की वैल्यू 15 दे रखी है। दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 15। ठीक है सर, अब 5 दिया 15, 5 चौक 20, 2 से 2 बार कट गया, 2 हो गया 2x प्लस इधर ये गुणा में चला जाएगा, भाग का है तो ये हो गया 30 बराबर 3x। यहाँ से x का मान आ गया मेरा 30। ठीक है सर, 30 मीटर पर सेकेंड, ये सवाल का आंसर आ रहा होगा। ठीक है सर, और अभी एक छोटा सा इशू हो गया था जब मैं आपको द्विघात समीकरण में वो बता रहा था फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर लिख के, तो उसमें 2 छूट गया था। तो ये छोटी सी दिक्कत थी, उसको नेगलेक्ट कर देना। बाकी और भी कोई कमी रह गई हो वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके, और मैं उसे सुधार करने की कोशिश करता हूँ। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पे, DM कर सकते हैं आप, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बना लिया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं उसको। सारे सवाल जो भी हम चैप्टर वाइज बैच चला रहे हैं वो सब आपको वहाँ पे मिलेंगे। चैप्टर वाइज बैच हम बहुत अच्छे से चला रहे हैं, उसमें हम इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ते हुए चल रहे हैं। टाइम एंड वर्क का लगभग चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, आप उसको देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ अब
ये सीरीज भी चली रही है। अगर आप इस सीरीज को देखते हुए चलेंगे तो ग्रुप डी में तो आपके 12 से 13 सवाल कम से कम पक्के हैं। ठीक है, बाकी और भी ज़्यादा हो सकते हैं, मैं कह नहीं सकता। बाकी आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।